आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे समाज की मानवता, संवेदना और समानता के मापदंड को तय करता है, और वह है भारत में विकलांगता अधिकारों डिसेबिलिटी राइट्स की स्थिति। भारत में आज लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना का है। संयुक्त राष्ट्र के हालिया अनुमान बताते हैं कि 2025 तक ये संख्या बढ़कर 3.5 करोड़ के करीब पहुंच सकती है। यानी हर 20 भारतीयों में से लगभग एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में शारीरिक, मानसिक या संवेदी सेंसरी विकलांगता से जूझ रहा है। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी जनसंख्या यदि समाज के हर क्षेत्र में समान भागीदारी से वंचित रहे, तो क्या हम समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। हमारे संविधान ने बहुत स्पष्ट रूप से समानता के अधिकार को हर नागरिक का मूलाधिकार घोषित किया है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 में भेदभाव निषेध की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में जीवन और गरिमा के अधिकार की गारंटी दी गई है, और अनुच्छेद 41 में ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह विकलांग व्यक्तियों को कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अवसर प्रदान करे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब केवल कागजों तक सीमित रह गया है या जमीनी हकीकत में कुछ बदलाव हुआ है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कानूनी ढांचा और प्रमुख पहले। भारत में विकलांगता अधिकारों को लेकर अब दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका है। पहले इसे एक कल्याणकारी वेलफेयर विषय माना जाता था, यानी सरकार कुछ सहायता दे दे तो काम खत्म। पर 2016 के बाद इसे अधिकार आधारित दृष्टिकोण राइट्स बेस्ड अप्रोच के रूप में देखा जाने लगा, जहां दिव्यांगजन को समान अधिकारों और अवसरों के साथ एक सशक्त नागरिक के रूप में स्वीकार किया गया। सबसे बड़ा कदम था विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये कानून पुराने 1995 के अधिनियम को बदलकर लाया गया और इसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई। इसमें ये प्रावधान किया गया कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 5% आरक्षण, सार्वजनिक भवनों और परिवहन में अनिवार्य सुगमता एक्सेसिबिलिटी और भेदभाव करने वालों के खिलाफ कानूनी दंड सुनिश्चित किया गया। इसके साथ 2015 में शुरू हुआ सुगम्य भारत अभियान एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसका उद्देश्य था कि सरकारी भवन, सड़कें, परिवहन और वेबसाइटें सब विकलांगजन के लिए बाधा मुक्त बैरियर फ्री हो। 2025 तक लगभग 50% सरकारी इमारतें इस दिशा में सुलभ घोषित की जा चुकी हैं। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 एक ऐतिहासिक सुधार था, जिसने आत्महत्या के प्रयास को अपराध की बजाय मानसिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित की। और हाल ही में मार्च 2025 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए लॉन्ग कोविड को भी विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया, ताकि महामारी के बाद उत्पन्न नई स्वास्थ्य चुनौतियों को भी कानूनी सुरक्षा मिल सके। शिक्षा में समानता। शिक्षा किसी भी सशक्त समाज की नींव होती है। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष की आयु तक सभी विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उच्च शिक्षा में 4% आरक्षण होगा। डेटा बताता है कि 2014-15 में जहां केवल 1.12% दिव्यांग छात्र उच्च शिक्षा में नामांकित थे, 2023-24 तक ये संख्या 2.5% तक पहुंच चुकी है। ये प्रगति तो है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1.8% बच्चे ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाते हैं। मुख्य समस्या क्या है? समावेशी पाठ्यक्रमों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता और सामाजिक कलंक। यूनेस्को की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 70% दिव्यांग बच्चे माध्यमिक स्तर से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। हालांकि समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं इन बाधाओं को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जहां छात्रों को 2,500 रुपए से 4,000 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति, सहायक उपकरण और तकनीकी सहायता दी जाती है। IITS और IIMS में अब ब्रेल किताबें, सांकेतिक भाषा, दुभाषी और विशेष सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर। अब बात करते हैं रोजगार की, जो किसी भी व्यक्ति की आत्मनिर्भरता की बुनियाद है। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 अधिनियम के तहत सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण दिया गया है। 2016 से पहले ये कोटा केवल 3% था। निजी क्षेत्र को भी अब कर छूट और प्रोत्साहनों के जरिए दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे PLFS 2023-2024 के अनुसार भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की रोजगार दर केवल 36% है, जबकि गैर दिव्यांगों के लिए ये दर 55% है।
फिर भी एक सकारात्मक बात यह है कि 2020 के बाद से कॉर्पोरेट कंपनियों में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की भर्ती में 15% की वृद्धि हुई है। सरकार की ADIP योजना असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स अप्लायंसेस स्कीम के तहत 2024-25 में 1200 करोड़ रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा में लेखक स्क्राइब की सुविधा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दी जाएगी। यह फैसला विकास कुमार बनाम UPSC मामले में आया, जिसने समान अवसर को एक नया अर्थ दिया। राजनीतिक भागीदारी। अब यदि हम राजनीति की बात करें तो संविधान और द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016 दोनों ही दिव्यांग जन को लोकतांत्रिक भागीदारी का समान अधिकार देते हैं। स्थानीय निकायों यानी पंचायत और नगर पालिकाओं में 5% आरक्षण का प्रावधान है। 2024 के चुनावों में करीब 1.2 लाख दिव्यांग उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 15% ने विजय हासिल की। इसके अलावा भारत के सभी मतदान केंद्रों को अब 100% सुलभ बनाया जा चुका है। मतदान केंद्रों पर रैंप, ब्रेल मतपत्र और गंभीर विकलांगों के लिए घर से मतदान जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में पहली बार 12 विकलांग सांसद चुने गए, जिसमें दृष्टिबाधित नेता वरुण सरदाना का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी। अब बात करते हैं समाज और संस्कृति में भागीदारी की। 2025 तक देश में 1.5 करोड़ से अधिक दिव्यांगजनों को UDID कार्ड यूनिक डिसेबिलिटी ID जारी किए जा चुके हैं, जिससे उन्हें मुफ्त यात्रा, स्वास्थ्य सेवाएं और प्राथमिकता सेवाएं आसानी से मिलती हैं। खेलों में भी दिव्यांग खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 19 पदक और पेरिस पैरालंपिक 2024 में 29 पदक जीतकर नया इतिहास रचा। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम्स जैसे आयोजन अब हर साल किए जा रहे हैं। डिजिटल क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकारी ऐप्स को अब वॉइस नेविगेशन और स्क्रीन रीडर जैसी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। हालांकि अभी भी केवल 40% पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के पास इंटरनेट की पहुंच है। मुख्य चुनौतियां। अब सवाल उठता है, क्या ये सारी नीतियां जमीनी स्तर पर असर दिखा रही हैं? सच कहें तो नहीं, अभी भी कई बाधाएं मौजूद हैं। लगभग 60% दिव्यांग व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं। सिर्फ 30% सार्वजनिक परिवहन ही दिव्यांग जनों के लिए सुलभ है। विकलांगता से जुड़ी 50,000 से अधिक याचिकाएं अदालतों में लंबित हैं और वित्तीय दृष्टि से देखा जाए तो 2024-25 में इस क्षेत्र के लिए आवंटित 10,000 करोड़ रुपए बजट के मुकाबले विशेषज्ञों का अनुमान है कि कम से कम 15,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सबसे अधिक प्रभावित है महिलाएं, क्योंकि विकलांग महिलाओं की रोजगार दर मात्र 25% है। हालिया उपलब्धियां। 2025 तक भारत का UNCRPD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अनुपालन स्कोर अब 65% हो गया है, जो 2020 में केवल 50% था। 2025-26 के बजट में दिव्यांग कल्याण के लिए 13,850 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। टाटा और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों ने 2027 तक 5% PWD भर्ती का लक्ष्य तय किया है। 8 महामारी के बाद टेली रिहैब प्रोग्राम्स के जरिए लगभग 20 लाख दिव्यांग व्यक्ति घर बैठे पुनर्वास सेवाओं से जुड़े और अक्टूबर 2025 में एक ऐतिहासिक आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में देश के सभी रेलवे स्टेशन 100% सुलभ होने चाहिए। संक्षेप में भारत की यात्रा सबके लिए भागीदारी पार्टिसिपेशन फॉर ऑल के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन असली समानता तब आएगी जब हम न केवल कानून बनाएं, बल्कि उनका ईमानदारी से पालन भी करें। हमें जरूरत है जागरूकता की, तकनीकी नवाचार की और सबसे ज्यादा संवेदना की। सुखद बात यह है कि आज भारत का युवा वर्ग एक्सेसिबल इंडिया जैसे अभियानों के जरिए इस आंदोलन को नई ऊर्जा दे रहा है। 2025 में इस अभियान से जुड़े डिजिटल सहभागिता के 50 लाख से अधिक व्यूज दर्ज हुए, जो ये साबित करते हैं कि बदलाव अब सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज की चेतना तक पहुंच चुका है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कानूनी विषयों पर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।